प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं हूं जयवीर सिंह और आपका आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल GSN मैथ्स पॉइंट पर हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। दोस्तों आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पार्टनरशिप का एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के। पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व आउट किया। आज इस वीडियो में और नए नए क्वेश्चन लेकर के हम आज हाजिर हैं आपके सामने। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में देखे जा सकते हैं और विभिन्न प्रकार के हम टाइप्स के आपको क्वेश्चन करा चुके हैं और जो टाइप जो शेष बचे हैं अगले वीडियोज में हम उन्हें भी पूरा प्रोवाइड आपको करा देंगे। चलते हैं टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अगला टाइप हमारा किस प्रकार से है क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है हमारा, बी की पूंजी ए की पूंजी से 2 गुनी है लेकिन सी की पूंजी से 3 गुनी है। यदि वर्ष के अंत में 1100 रुपये का लाभ हो तो कुल पूंजी जो कुल पूंजी का एक दशांश भाग है, बताइए ए की पूंजी कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम इसे सॉल्व आउट करते हैं। दोस्तों ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं हमारे पास। देखिए दोस्तों, ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं। ए बी सी 3 व्यक्ति हैं। प्रश्न को समझें बड़े अच्छे ढंग से। क्या कह रहा है कि बी की पूंजी ए की पूंजी से 2 गुनी है। बी की पूंजी अगर 1 है तो बी 2 गुना है, लेकिन सी की पूंजी से 3 गुनी है। किसकी? बी की पूंजी। मान लेते हैं हम सी अगर 2 रुपये रखता है, सी अगर 2 रुपये रखता है, यहाँ पे सी अगर 2 रुपये रखता है तो बी कितने रखेगा? 3 गुना। 2 का 3 गुना कितना होगा? 2 गुना 3 अर्थात 6 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अगर बी सी 2 रुपये रखता है तो बी कितने रखेगा? इसके 3 होंगे अर्थात 2 के 3 होंगे, कितने होंगे? 6। ठीक है, अब आती है ए की। ए के बारे में लिखा है कि बी की पूंजी ए की पूंजी से दोगुनी है। समझिएगा, बी की पूंजी ए की पूंजी से 2 गुनी है। ये 6 लिखे हैं। किस संख्या का 6 दोगुना होता है? तो दोस्तों 3 का दोगुना 6 होता है। 3 का दोगुना 6 होता है। ठीक है, तो हमें इस तरह से जो अनुपात दिया गया है उसे हमने यहाँ पे लिख लिया। वापस से समझ लेंगे एक बार ठंडे दिमाग से। यहाँ पे कह रहा है कि बी की पूंजी ए की पूंजी से 2 गुनी है लेकिन सी की पूंजी से 3 गुनी है। सी की पूंजी से 3 गुनी है। किसकी? बी की। देखिए, सी अगर 2 रखता है तो बी 6 रखेगा। 2 का 3 गुना 6 होता है। इधर बी की पूंजी ए की पूंजी से 2 गुनी है। ये 6 2 गुने हैं तो किस संख्या के 2 गुने होंगे? तो 3 के 2 गुने होंगे। 3 दूनी 6, तो ए के पास कितना होगा? 3 रुपये होगा। इस तरह से हमने अनुपात बनाया। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। क्या कह रहे हैं ये दोस्तों? यहाँ पे देखते हैं। देखो, ये वर्ष के अंत में 1100 रुपये का लाभ हो तो कुल पूंजी का एक दशांश भाग है। कुल पूंजी का दशांश भाग है। देखिए, कुल पूंजी मान लेते हैं हम। कुल पूंजी का दशांश भाग अर्थात कुल पूंजी का 10वां भाग कितना होगा? 1/10 होगा। कुल पूंजी का पूंजी का 1/10। दशांश जो भाग लिखा है, दशांश का मतलब होता है 1/10 भाग। यदि 1 रुपये है आपके पास, उसका 10वां भाग कितना होगा? 1/10। 100/10 अर्थात कितना होगा? 10 पैसे होगा ना। तो हम यही मान के चल रहे हैं, जो पूंजी है उसका 10वां भाग कितने रुपए के बराबर है? 1100 के। ठीक है, 1100 रुपये के बराबर है। तो कुल पूंजी कितनी होगी? देखिए दोस्तों, कुल पूंजी कितनी होगी? 1100 रुपये ये लिखा है हमारे पास और 10 का गुणा इधर हो जाएगा आकर के, तो कितना हो जाएगा? 11,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा? कुल पूंजी हमारे पास कितनी होगी? 11,000 रुपये हमारी पास पूंजी होगी। अब देखिए, यहाँ जो पूंजी का अनुपात था ये टोटल कितना हो रहा है? 6, 3, 9, 2, 11। टोटल अनुपात कितना हो रहा है? 11। और पूंजी कितनी हमारे पास? 1100।
ठीक है। पूंजी तो टोटल हमारी 11,000 है, लेकिन लाभांश कितना हो रहा है 1100। तो लाभांश कितना होगा प्रत्येक के लिए 1100 में इस 11 का भाग लग जाएगा, तो टोटल कितना होगा 100 रुपये। ये किसका हो गया, एक भाग के बराबर है 100 रुपये। 100 रुपये एक भाग के बराबर है, ठीक है। अब देखिए ए को 3 भाग मिला, बी को 6 भाग मिला, सी को 2 भाग मिला, तो हम इसका गुणा इसमें कर देते हैं। 100 गुणा 3 हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे 100 गुणा 6, यहाँ हो जाएंगे 100 गुणा 2। तो ये हुआ हमारे पास 300, ये हुआ 600 और ये कितना होगा 200। लेकिन ये तो हिस्सा केवल 10वां था, 1/10वां भाग था, लेकिन कुल पूंजी कितनी होगी, पूंजी 10 गुना होगी इससे। पूंजी कितनी होगी 10 गुनी होगी, तब पूरी पूंजी होगी। पूंजी पूरी तभी होगी जब हम इस पूंजी में 10 का गुणा कर देंगे, तभी तो पूंजी होगी। तो दोस्तों जब 10 गुनी पूंजी है तो प्रत्येक में 10 का गुणा किया जाएगा। 600 में भी 10 का गुणा और 200 में भी 10 का गुणा, तो टोटल पूंजी कितनी होगी, यहाँ हो गए हमारे 3,000 रुपये, यहाँ हो जाएंगे 6,000 रुपये, यहाँ हो जाएंगे 2,000 रुपये। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है बताइए, ए की पूंजी कितनी है। तो दोस्तों ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए की पूंजी हमें मिल रही है 3,000 रुपये। ए की पूंजी कितनी है, बराबर 3,000 रुपये। अगर बी की पूछी जाए तो हम बता देंगे 6,000 रुपये, और सी की पूछी जाए तो हम बता देंगे 2,000 रुपये। इस तरह से ऐसे क्वेश्चनों को हम फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों सवाल बहुत ही इजी है इस टॉपिक के, लेकिन आपको सिर्फ समझना है किस प्रकार से आप समझते हैं और किस प्रकार से सॉल्व आउट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरह से, ये 6 महीने के लिए एक 6 महीने के लिए किसी व्यापार में 4,000 रुपये निवेश करता है। नौ महीने बाद बी इस व्यापार में कितने रुपए निवेश करे। प्रत्येक को 1 वर्ष बाद बराबर बराबर लाभ प्राप्त हो। ये क्वेश्चन है। एक 6 महीने के लिए किसी व्यापार में निवेश करता है 4,000 रुपये, तो 9 महीने बाद भी इसी व्यापार में कितनी पूंजी निवेश करे, प्रत्येक को बराबर बराबर लाभ मिले। दोस्तों 2 व्यक्ति हैं, ए है और बी है। ए ने 4,000 रुपये लगाए कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, ठीक है। अब बी की पूंजी हमें मालूम करनी है, तो बी की पूंजी हमें मालूम नहीं, तो हम मान लेते हैं बी ने m रुपये इस व्यापार में लगाए, वो भी कितने महीने, 9 महीने। m रुपये उसने लगाए और टाइम पीरियड हमारा 1 वर्ष का है, और उसने 9 महीने के बाद लगाया, अर्थात
एक वर्ष में 9 महीने निकल गए, उसके बाद उसने पूंजी लगाई, तो उसकी पूंजी एक वर्ष में कितने महीने के लिए लगी रही? 12 से 9 को घटा देंगे, 12 से 9 को घटाया तो कितना बचा? 3 माह। ठीक है, क्लियर है ना? तो ए बी की पूंजी कितने महीने के लिए लगी रही? 3 माह के लिए। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, इस व्यापार में कितने रुपए निवेश करें? प्रत्येक को एक वर्ष के बराबर, एक वर्ष बाद बराबर बराबर लाभ प्राप्त हो। समय उनका कितना है? 1 वर्ष है। तो दोस्तों लाभ बराबर मिलेगा, जब लाभ बराबर मिले तो पूंजी हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे? 4000 गुणा 6 लिखा है, बटे में करेंगे m गुणा 3 बराबर 1/1। दोनों का समय बराबर है, समय के अनुपात में पूंजी का अनुपात होता है। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे, 3 से 2 बार गए तो m इधर पहुँच जाएंगे, तो m बराबर 2 का 4000 में गुणा होगा तो कितना होगा? 8000। अर्थात बी की पूंजी कितनी थी? 8000 रुपये। तो बी ने इस व्यापार में कितने रुपए लगाए? तो बी ने व्यापार में 8000 रुपये निवेश किए। इस तरह से हम इसे फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था, तो हमने इसे सॉल्व आउट कर लिया। चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा किस तरह से है? ABC एक संयुक्त व्यापार प्रारंभ करते हैं। ए का हिस्सा 100 रुपए में 25 रुपए है। ए इस व्यापार में 125 रुपए लगाता है, जबकि बी इस व्यापार में 175 रुपए लगाता है। तो सी को कितना लाभ होगा? तो सी को कितना लाभ होगा? चलिए, व्यक्ति हमारे पास ए, बी और सी 3 व्यक्ति है। ठीक है, संयुक्त व्यापार किया उन्होंने। ए का हिस्सा 100 रुपए में 25 है। ए इस व्यापार में कितने पैसे लगाता है? 125 रुपए। और बी कितना लगाता है? 175 रुपए। ठीक है, जबकि बी व्यापार में 175 रुपए लगाता है, तो ए का ये क्या है? इसकी पूंजी। ठीक है, ए का हिस्सा कितना है? 25 रुपए है, और बी का हिस्सा मालूम करना है आपको। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 25 में हमने कितने का गुणा किया? 5 का गुणा करेंगे तभी तो 125 आएंगे। ठीक है, तो इधर भी 5 का गुणा होगा। 5 का गुणा करने पर हमें 125 का आया। 1/5 का हमने गुणा किया, तब हमें 25 प्राप्त हुआ। और 1/5 का इसमें गुणा किया तो हमें रिमेनिंग 5 या 15 और 5 सकते 35, 25 35 रुपये प्राप्त होगा। ठीक है,
क्लियर है? इतना क्लियर हो गया। 125 में हमने 5 का गुणा 1/5 का गुणा किया, तब हमें 25 प्राप्त हुआ। जब हमने 125 का इसमें गुणा किया है तो दोस्तों इधर भी 100/5 का गुणा करना पड़ेगा 175 में, तो दोस्तों हमें 75 रुपये प्राप्त होगा। तो अब देखते हैं सी का लाभ पूछ रहा है। सी का लाभ बस देखिए दोस्तों 100 रुपये है, 100 में से बी और ए का लाभ निकाल लेंगे तो हमें सी का लाभ प्राप्त हो जाएगा। ए और बी का लाभ निकाल लेंगे तो हमें सी का लाभ प्राप्त हो जाएगा। रुपये 100 थे, 100 रुपये में ए का सी का लाभ प्राप्त करना है तो बी और ए का लाभ निकाल लेंगे, तब हमें सी का लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों सी का लाभ कितना होगा? कितना होगा? 100 है। बी का लाभ कितना? 25 रुपये है, 35 रुपये है, 35 रुपये। और ए का लाभ कितना है? 25 रुपये। ये दोनों जोड़ करके इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा? 100 ऋण 60। तो सी का लाभ कितना होगा? 60 से 100 से 60 गए तो 40 रुपये लाभ प्राप्त होगा। तो सी का कितना लाभ प्राप्त होगा? 40 रुपये सी को प्राप्त होंगे। तो इस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हिम्मत न हारो, एक वक्त ऐसा भी आएगा और प्यासे के पास चलकर कुआं भी आएगा। वंदे मातरम का नारा लगाते चलें दोस्तों और अपना काम आगे करते जाएं। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छी तरह से भली भांति समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनु और तनु दस महीने के लिए 30 रुपये प्रति माह किराए पर एक चरागाह लेते हैं, जिसमें मनु अपनी 10 गाय 9 महीने तक रखता है। तो बताइए तनु शेष समय के लिए कितनी गायें रख सकता है, जबकि वह मनु से 60 रुपये कम देता है। किसमें? किराए। मनु और तनु 10 महीने के लिए 30 रुपये प्रति माह की दर से एक चरागाह किराए पर लेते हैं, जिसमें मनु अपनी 10 गायें 9 महीने रखता है। बताइए तनु शेष समय के लिए कितनी गायें चरा सकता है या रख सकता है, जबकि वह मनु से 60 रुपये कम देता है। देखिए दोस्तों, मनु है और तनु है, और तनु। मनु
और तनु दोनों हैं। मनु ने 10 गाय 9 महीने चराई, 10 गुणा 9 हो गया। तनु की गाय की संख्या मालूम नहीं है, मान लेते हैं तनु की गाय की संख्या x है। तनु की गाय माना कि x है, तो x गुणा टोटल महीने कितने थे 10। 10 महीने के लिए किराया पर कोई चारागाह लिया गया, 9 महीने मनु ने अपनी गाय रखी, तो शेष महीना कितना बचा, 1 महीना शेष बचा। ठीक है, तो तनु को केवल 1 महीना मिला, उसमें अपनी x गाय वो रख देता है या चरा लेता है। ठीक है, अब देखते हैं कुल किराया निकालते हैं। कुल किराया कितना है 30 रुपये प्रति माह, 1 महीने का 30 रुपये लगता है, तो 10 महीने का किराया कितना होगा, तो 30 गुणा 10 बराबर 300 रुपये लगेगा। क्लियर है, इतना सही आ गया। अब देखिए तनु का किराया मनु का, तनु का किराया कितना होगा, तनु का किराया होगा, देखिए मनु से 60 रुपये कम देता है। कुल किराया कितना था 300 था, तो 60 रुपये कम देता है, तो 300 से 60 कम हो जाएंगे और बटे 2 व्यक्ति हैं तो 2 का भाग लग जाएगा। कितना क्लियर है, तनु मनु से 60 रुपये कम देता है, 300 में से 60 घटा करके 2 का भाग दे देंगे तो तनु का किराया प्राप्त हो जाएगा। 300 से 60 गए तो 2 से 40 हुआ, तो बटे 2 हुआ, 2 का भाग दिया तो 120 रुपये किसका हुआ, ये तनु का किराया हुआ। अब मनु का निकाल लेते हैं। मनु का किराया कितना होगा, 300 प्लस ये 60 ज़्यादा देता है बटे 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 360 बटे 2, इसमें 2 का भाग दिया तो कितना आया, टोटल 180 रुपये। ठीक है, ये हमारी संख्याएं सही निकली हैं या गलत हैं, इसका पता लगाने के लिए हम दोनों के किराए को जोड़ देंगे। दोनों का टोटल किराया 300 रुपये आना चाहिए, तो दोस्तों 180 और 120 जोड़े हमने तो रिमेनिंग 300 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं कितने समय गाय रख सकता है, तनु कितने समय के लिए कितनी गाय चरा सकता है, तो ये देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये कितना आया, मनु का आया हमारे पास 180 और तनु का आया कितना 120। देखिए ये 90 हुए, 90 में हमने गुणा किया 2 का, तब आया 180। इधर देखिए दोस्तों 120 है, ये कितने का गुणा होगा इसमें, तब 120 आएगा। तो दोस्तों इसमें भी गुणा 2 का करेंगे तो हमारा यहाँ 2 का गुणा किया, इसमें भी 2 का गुणा करना पड़ेगा तब 120 आएगा। लेकिन 120 गुणा 120 आने के लिए किस संख्या में हम 2 का गुणा करेंगे, तो दोस्तों 60 एक ऐसी संख्या है जिसमें हम 120 का गुणा करेंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा। 60 गाय, शेष समय कितना था 1 माह, तो तनु 60 गायें, शेष समय कितना था 1 माह चला सकता है। इस तरह से ऐसे क्वेश्चनों को हम फाइंड आउट कर लेंगे। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। और ठीक है दोस्तों इस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चनों के ऊपर फोकस किया और इससे आगे
और क्वेश्चन लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए और अच्छे सवालों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सकें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।